कि यदि हमने अपनी राजनीति को, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, उन तौर तरीकों को यदि सही रखा। अब जैसे हमने मान लीजिए जन्मदिन है, अब मैंने अपने जन्मदिन पे विज्ञापन देना है, नेताओं के जन्मदिन पे आते होंगे ना पेपर में बड़े बड़े फुल पेज के विज्ञापन, कितने रुपए लगते हैं? जो भी यहाँ का सबसे बड़ा पेपर होगा यहाँ चलने वाला, तो उसका एक फुल पेज का विज्ञापन का कितना रुपए लगता होगा? 2.5 लाख रुपये। ठीक, इंदौर में जैसे वो दैनिक भास्कर, तो मान लीजिए 5 लाख लगते हैं। तो अभी वहाँ के एक नेताजी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे का जन्मदिन था, तो मेरा अनुमान है कि 1 करोड़ रुपया उस पर उस दिन खर्च हुआ होगा, कुछ विज्ञापन, होर्डिंग सब मिल। अब बताइए कि उसके बिना काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो तो सकता है, ठीक, लेकिन विचार में यदि बदलाव हो तो। नहीं, मेरा प्रश्न ये है, मान लीजिए वो नहीं देते तो उनकी पार्टी के लिए कोई तकलीफ थी क्या चुनाव जीतने में? यदि मान लीजिए ऐसे विज्ञापन नहीं आए तो पार्टियों को चुनाव जीतने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो क्या है, वो क्यों है? क्योंकि वो उस पार्टी के अंदर अपने पद का उपयोग करके, जो कैलाश विजयवर्गीय, अपने बेटे को वहां पर सेट करना चाहता है। ठीक है, उस पार्टी में वहां पर तो आदमियों की कमी नहीं है। तो ये जो समस्या है, वो समस्या वो पार्टी के साथ बेईमानी होती है वहां पर, जनता के साथ तो ठीक है, तो वंशवाद, परिवारवाद से भरा पड़ा है हमारा समाज, ठीक है ना। तो ये बेईमान आदमी वहां जाके होता है ऐसा नहीं, बेईमान तो बाहर भी है जी। है तो बेईमान आदमी को वहां जगह मिल जाए, यदि मेरी बात समझो आप, बेईमान आदमी को आपने पार्टी में जगह दे दी तो समस्या खड़ी हो जाती है। यहाँ अच्छा है और वहाँ बेईमान, ऐसा कभी नहीं होता। क्या आप सोचो कि राजनीति में जाके बेईमान हो गया? ऐसा कभी नहीं होता है। जो बेईमान होता है वो बेईमान यहाँ भी है और वहाँ भी है, और जो नहीं है तो यहाँ भी है और वहाँ भी है। अंतर इतना है कि यहाँ इनकी चर्चा नहीं होगी ईमानदारी या बेईमानी की। आज जब किसी पद पे पहुँच जाएंगे राजनीति में तो उसकी चर्चा होगी बस। पार्टी चलाने के लिए तो धन की आवश्यकता होगी ना, तो आप मांगो ना लोगों से। ये तो आपको तय करना है आप किसके पैसे से पार्टी चलाओगे। ना, अब ये कितने रुपए का है? अब अमल कितना लोग करते हैं? ये तो कितनी इसकी कीमत है, खर्च कितना है? ये तो अनुमानित 150 कुछ यही होगा। ठीक है, 60 रुपए इस पे खर्च होते हैं एक बैनर पे। अब 60 रुपए का एक बैनर है, इससे अपना काम हो रहा है ना। पर नेता लोग जो लगाते हैं चौराहे पे, वो क्या लगाते हैं? वो फ्लैक्स का बहुत बड़ा होर्डिंग लगाते हैं। उसमें ना पार्टी दिखती है, ना पार्टी का कोई नारा दिखता है, उसमें केवल नेताजी और उनके समर्थकों के बहुत सारे फोटो रहते हैं। क्या है मुद्दा, क्या उसमें वो कहना चाहते हैं, कुछ भी नहीं रहता है। तो ये एक बिना सोचे समझे का धर्रा है ना। लेकिन दुकान चलाने के लिए आडंबर बनाना पड़ता है मेरे समझ से। दुकान चलाने के लिए कुछ न कुछ वहाँ आडंबर, कुछ दिखता है, साज सज्जा। तो वो जो समस्या है आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही है हमारी बात। उनका मुद्दा समझ में नहीं आएगा, और जनहित पार्टी समझ में आ जाएगी आदमी को। उस चौराहे पे 60 रुपए में समझ में आ रहा है उसको हमारा आडंबर, ये भी आडंबर ही है। 60 रुपए में बात समझ में आ रही है और 1000 रुपए में बात समझ में नहीं आ रही है कुछ भी। 60 रुपए वाली दिख नहीं रही है, 1000 वाली दिख रही है। 60 रुपए का जो सामान है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन 1000 रुपये जब खर्चा होता है उसमें तो काफ़ी अडम्बरी होता है, उसमें दिख जा रहा है लोगों को। अब रहा आपका 60 रुपये का बैनर, हाँ यहाँ टंगाएगा, वहाँ टंगाएगा, लेकिन जहाँ पैसा लेके बैनर टंगाता है वहाँ पे पूरा रोड पे दिखा जाएगा आपको। आते जाते आप देख लेंगे उसको। नहीं, फिर मैं बोलता हूँ कि ऐसे जितने भी बैनर उन पर ध्यान जाता है किसी का? कुछ न कुछ तो जाता ही है, कुछ न कुछ तो जाता ही है। सभी लोगों का ध्यान जाता है। उसका प्रभाव हो रहा है? प्रभाव होता है कि नहीं ये नहीं बता सकते, लेकिन ध्यान जरूर। मैं तो प्रभाव की बात कर रहा हूँ, उसका प्रभाव होता है। तो विद्यालय जाने के बाद भी बहुत सारे प्रभाव होता है। प्रभाव तो अलग चीज़ है। बहुत हमने देखा है जहाँ पर 50,000 का 10,000 का भाड़ा देकर लगाता है, लेकिन उनका समाज में क्या प्रभाव है? समाज में उनको लगने के बाद भी उनको लोग अच्छा नहीं समझते, बिल्कुल वही रूप उनका रहता है। देखिए, प्रचार का सबसे अच्छा तरीका है जो एक से कॉन्टैक्ट करके जो प्रचार होता है,
वो ज़्यादा सही प्रचार है। जैसे हम 10 आदमी को अगर जनहित पार्टी के बारे में बताएं, वो जितना कारगर होगा वो आपका बैनर या पोस्टर कारगर नहीं होगा। भाई अब आज की यहाँ की जो बड़ी पार्टी है झारखंड की, अपन झारखंड की में बैठे यहीं की बात करें, तो देश की कहो तो देश की बात कर लें। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले भारत में वो सत्ता में आई, तो क्यों आई थी? क्योंकि आज़ादी के आंदोलन की आंदोलन बस केवल एक कारण से जनता ने उसको, जनता उससे जुड़ी थी, समाज के सब तबके उससे जुड़े थे। ठीक, वो सत्ता में रही। इसके बाद कौन सी पार्टी आई? तो बीजेपी है। 2 नंबर की पार्टी आज पूरे देश में बीजेपी है। वो क्यों आई पावर में? वो हिंदुत्व की लड़ाई ठीक। लड़ने के लिए आई। हिंदुत्व के लिए राम मंदिर का आंदोलन है, उससे सबसे अधिक जनता उससे जुड़ी। ठीक, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों आया? झारखंड का बनवाने के लिए, आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए। ठीक, उनने और एक अलग ढंग की राजनीति की, एक आदिवासियों के हितों के लिए हम लड़ रहे हैं। तो ये जो आए सत्ता में, वो इन होर्डिंगों से नहीं आए, ये ध्यान रखो। वो किसी के हक की लड़ाई उनके नाम पर उनकी सत्ता आई है। जब वो आए तब उनके पास पैसे वैसे नहीं थे। ये जितने भी पैसे आए हैं, ये आने के बाद आते हैं पैसे। तो ये इसको समझना चाहिए कि जो भी सत्ता में आया है वो किसी मुद्दे पर संघर्ष करने के कारण जनता ने उसको अपनाया है। इतनी पैसे वाली उस सत्ता में बनी बनाई पार्टी थी कांग्रेस, इसके बाद भी दूसरे लोग आ गए ना। इतनी जमी जमाई पार्टी भाजपा है, फिर भी दूसरे लोग आ जाते ना। तो ये आ जाते हैं, वो जानते हैं कि हम जाएंगे नहीं, इसीलिए दूसरे लोग आ जाते हैं। नहीं, पर आते हैं ना, मैं इतना ही कह रहा हूँ। तो ये चीज समझना चाहिए कि सत्ता में बैठा हुआ पैसे से चुनाव लड़ने वाला भी चुनाव, वहाँ बदलाव होता रहता है। बदलाव होता है ना राजनीति में, कोई स्थायी तो नहीं है। जनता जिसको भी स्वीकार कर रही है वो किसी कारण से कर रही है, वो कारण समझना चाहिए अपने को। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस, जैसे जवाहरलाल नेहरू की बात करो, आज अपन उनके बारे में कुछ भी, उनकी नीतियों के बारे में बुरा बोलें, पर 11 साल मतलब 4000 दिन जवाहरलाल नेहरू के जेल में बीते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के 9 साल मतलब 3000 से अधिक दिन जेल में बीते हैं। तो कांग्रेस को जनता ने क्यों अपनाया, क्यों भरोसा किया? क्योंकि उसके नेताओं ने और देश की आज़ादी के लिए त्याग किया। भारतीय जनता पार्टी को क्यों अपनाया? क्योंकि हिंदुत्व के लिए, अयोध्या के लिए उनने लाठियां खाई, जेल गए, मरे भी लोग, बहुत लोगों ने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी। तो वो लोगों ने देखा, भरोसा किया कि इन्हें हिंदुत्व के लिए और बराबर इन्होंने त्याग किया, तो जनता ने भरोसा किया। अब कोई तीसरा आ गया, शिबू सोरेन आए, उनने क्या किया? महाजन लोग जो आदिवासियों को ठगते थे, पैसे कमाते थे, और उनसे उसने उसके खिलाफ उसने मुहिम शुरू कर दी। मुक्ति दिलाई कि नहीं दिलाई ये मैं नहीं जानता, पर वो प्रतीक बन गया आदिवासियों को उस लूट से बचाने का, वो प्रतिनिधि बन गया। तो उसके लिए जो पूरा आदिवासी वर्ग है उसकी तरफ शिफ्ट होने लगा। तो आखिर कोई ना कोई चीज़ का कोई प्रतीक बनता है पहले, एक दल, और फिर जाकर के वो जनता के को स्वीकार्य होता है। ये बात एक समझना चाहिए हमेशा। तो सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई, सब कुछ होने के बाद भी आज भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जैसे है, आज भी दिल्ली में हारती है भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव, आज भी हारती है। तो ऐसे दूसरे राज्यों में भी हारती है। तो ऐसा नहीं है कि उसके पीछे के कारण ये होते हैं, ये हमको लगता है बाहर लोकल लेवल पे ये हो रहा है। ये तो क्या है कि लोकल लेवल पर नेताओं की छीना झपटी है। जिस पार्टी की, जैसे जनहित पार्टी का नाम आ जाएगा, तब फिर हम में से जो लोग चालाक होंगे, चतुर होंगे, वो कोशिश करेंगे कि पब्लिक में इस पार्टी के रूप में हमें ही सबसे अधिक लोगों के लिए पहचाने हो जाए। वो कोशिश करेंगे कि लोग हमारा नाम जाने जनहित पार्टी के नाम पर, फिर वो यहाँ बोलेंगे कि देखो मेरे ही सबसे अधिक जनता चाहती है, इसलिए मेरे को टिकट दो।
ये इसके लिए वो पार्टी के अंदर अपना प्रभुत्व जतलाने के लिए वो करते हैं। उस पार्टी का प्रभाव उसके कारण नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना। पार्टी का प्रभाव है, इसके आधार पर उसकी चमक बन गई अब तो इसलिए ये चीज समझने की है कि कोई भी पार्टी को जनता कब स्वीकार करती है। आपके बैनर की साइज से स्वीकार नहीं करती है। हाँ, आप जनता को जिस दिन पता लग जाता है जनता को कि यार हमारे लिए ये लोग लड़ लिए हैं इस बात के लिए, बस कैसे जनमत आपके पक्ष में होता है आपको पता ही नहीं लगता। तो ये चाहे स्थान पार्टी की संबद्धता हो गई नहीं, अभी वो प्रोसेस में। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने जो बैनर हैं इससे लोगों को जानकारी हो जाएगी कि जनहित पार्टी नाम की एक पार्टी है, नशे पर काम कर रही है, इस पे कर रही है, पर इससे लोग वोट दे देंगे ऐसा नहीं है। वोट कैसे देंगे? जनता आपके साथ जुड़ेगी कब? जब हमारे लोग जनता के लिए कुछ अच्छा करेंगे। हाँ, हम कुछ ऐसी लड़ाई लड़ लेंगे कि एकदम चर्चा हो जाएगी, यार इनने तो लोगों की कोई बिजली की समस्या हो या कलेक्टर ऑफिस, हाँ, कोई भी एक चीज पर हम ऐसे लड़ लें एकदम कि पूरे शहर को लगे यार ये लोग तो लड़ लिए, भले ही 20 लोग होंगे, एकदम से चर्चा होगी। आपके 1000 बैनर का असर नहीं होगा उतना जितना असर आपकी किसी एक मुद्दे पर लड़ाई का होगा। तो राजनीति में ये बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जनता के अंदर किसी की भी स्वीकार्यता होती। राजनीति मतलब एक युद्ध है, अच्छे और बुरे का युद्ध जो होता है वही राजनीति है। महाभारत भी वही था, रामायण भी वही था, आज़ादी की लड़ाई भी वही थी, अपने और पराये का संघर्ष था, शिवाजी महाराज की भी वही थी लड़ाई। वो प्रतीक बन गए थे, है ना, लोगों को मुगलों के और दमन से मुक्ति के, इसलिए वो हीरो हो गए। चाहे राणा प्रताप हो, जंगल में भटकते रहे, राज सिंहासन पे फिर से नहीं बैठ पाए, पर वो हीरो हो गए। क्यों? वो लड़े उसके लिए। तो ये राजनीति मतलब और लड़ाई है। जनता पर होने वाले अन्याय के खिलाफ आप लड़ लोगे तो फिर वो जनता आपके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। बाद में जो लड़ाई है ये बैनर वाली आज की जो दिख रही है सड़कों पे नेताओं, वो उस पार्टी का नाम स्थापित होने के बाद उसके अंदर अपनी जगह बनाने की लड़ाई है कि निशिकांत दुबे कोशिश करेगा हमारा हो जाए, या बाबूलाल मरांडी कहेंगे हमारा हो जाए, या ये कहेंगे हमारा हो जाए, पर प्रतीक बनी हुई है पार्टी किसी एक चीज की। बीजेपी को लोग वोट क्यों देते हैं? हिंदुत्व के लिए वोट देते हैं। कांग्रेस को लोग क्यों वोट देते हैं? आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने किया। कांग्रेस को हरिजन समाज के लोग क्यों वोट देते हैं? महात्मा गांधी ने उनके लिए छुआछूत मिटाने के लिए उनकी बस्ती में गए, कहीं मेला साफ किया, कहीं कुछ किया, तो वो प्रतीक बन गए गांधी कि गांधी ने यार हरिजनों को और के लिए काम किया। तो अभी भी उनका वोट बैंक सबसे अधिक उन्हीं का है देश में। तो हाँ, तो आप किसी के लिए और लड़ोगे उसके हितों के लिए तो फिर वो आपसे जुड़ता है। ये चीज हमेशा आज जो दिख रहा है उसके कारण लोग वोट नहीं दे रहे किसी को, उसके पीछे उनकी जो लड़ाई है लंबी उसके कारण वोट देते। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आया, क्यों आया आपको याद है? आप हमारे सामने की बात है, वो पिछले 10 साल हुए हैं, 2014 कब की बात है, अन्ना का आंदोलन। अब 2G 3G घोटाला आ गया था, कोयला घोटाला आ गया था, भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत थी, अन्ना का आंदोलन हो गया, उसमें अनशन पे बैठ गया वो, अन्ना बैठा अनशन पे, केजरीवाल भी बैठ गया। तो पहले अन्ना ही को लोग जानते थे, लेकिन किरण बेदी भी तो बैठी, किरण बेदी भी तो उसमें बैठी, हाँ। उनको तो जनता ने नहीं स्वीकारा। किरण बेदी भी उस आंदोलन में बैठी थी अन्ना हजारे की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जैसे उठा। अरे किरण बेदी बैठी, पर किरण बेदी चली गई। बेदी को जो लाभ मिला उसको, वो तो किरण बेदी को नहीं मिला, जबकि किरण बेदी का भी तो योगदान लगभग उतना ही था उस आंदोलन में। जनता ने सिर्फ उन्हीं को क्यों सराहा? समझने की बात है ये। वो तो बाद में, ये तो बात की बात है, तो पहले ही आया था सब साथ में। नहीं सब साथ में आया, सब साथ में ही था, ठीक, सब साथ में आ गया। तो उस साथ में, लेकिन किरण बेदी भी तो चुनाव लड़ी, उसको तो लाभ नहीं मिला अन्ना हजारे का अरे या उनके आंदोलन का।
अरे मैं यही तो बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज़ादी की लड़ाई का लाभ कांग्रेस को मिला, अयोध्या आंदोलन का लाभ बीजेपी को मिला, ठीक है, और अन्ना आंदोलन का लाभ जो पार्टी बनी आम आदमी पार्टी को मिला। तो आम आदमी पार्टी उस अन्ना आंदोलन में संघर्ष की प्रतीक बनी, ईमानदारी की। मोटे तौर अब किरण बेदी चली गई बीजेपी में, है ना, तो उसको क्या माना गया? जनता ने क्या माना उसको? हम क्या मानते हैं इसका सवाल नहीं है। जनता ने उसको अवसरवादी मान लिया। हाँ, नहीं स्वीकारा, ठीक है। तो यहाँ तक अवसरवादी का काम तो अरविंद केजरीवाल ने किया। मैं चुनाव के दिन देख रहा था टीवी। नहीं, जनता ने माना, मैं हमारी बात नहीं बोल रहे हैं। किरण बेदी हर बूथ पर दौड़ रही थी जिस दिन चुनाव था, तो टीवी वालों ने कह दिया कि पूरी तरह से हार नहीं, हम देखा नहीं तो वही सही में पूरी तरह से हार, तो जनता स्वीकार नहीं किया। तो जनता की नज़र में जो बीजेपी थी वो कांग्रेस जैसी थी। बीजेपी में आप जाओगे तो आप रिजेक्शन में जाओगे। आम आदमी पार्टी का तब टेस्ट नहीं हुआ था, वो नई थी, तो नई पर लोगों ने भरोसा किया। मतलब एक प्रैक्टिकल बात है। अब अपन नहीं कह रहे कि वो ईमानदार था कि बेईमान था, पर पब्लिक का जो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पब्लिक अच्छे कर्म, अब की जनता जो है कि लोग जो अच्छा कर रहे हैं उसी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर एक बात जरूरी है कि जो पब्लिक के लिए लड़ेगा सड़क पे, जनता उसके साथ तो जाती है और जाएगी। ऐसे कई उदाहरण हैं आज हमारे समाज में जो जनता के लिए लड़ रहा है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा सड़क पर किसी ने नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी अच्छा क्या किया? नहीं, जनता के लिए तो क्या लड़ा उन्होंने? सारा बात तो हो गई कि कम्युनिस्ट में सत्ता में क्यों आई, ये समझने की बात है। उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए जब संघर्ष किया, संघर्ष के प्रतीक बने वो, तो वो आ गए वहाँ सत्ता में। ऐसा तो नहीं कि नहीं आए वो। और आने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में डाउन हो गई और केरल में अभी बनी हुई है। तो मैं इतना ही समझ रहा हूँ कि वो जो आई, जितनी भी उभरी, वो संघर्ष से उभरी है। फिर मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, ये भी कर रहे हैं। मेरे मुद्दे आम जनता के ज़्यादा नज़दीक आए। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना, फैक्टर एक नहीं रहता है। तो संघर्ष तो एक साथ कई लोगों ने किया। समाजवादी जो लोहिया जी का आंदोलन था उनने भी किया, वही जनसंघ का भी समय था। भाई आज़ादी के बाद तो कई पार्टियां बनी ना, सबने किया, पर और सबको जगह मिली, सब लोग जीते भी। पर पूरे देश की जनता को जिसके मुद्दे पूरे देश की लड़ाई के लिए भाए, वो कौन से भाई? वो पहले कांग्रेस के भाई कि आज़ादी को दी ने, वो बाद में बीजेपी के भाग है उनको कि यार ये 370 के देश की अखंडता की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। तो वो उनके जो मुद्दे थे ज़्यादा बड़े दायरे के थे बीजेपी के, इसलिए वो आगे आ गए। कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुद्दे थे वो और लोगों को, पूरे देश की जनता को भारत की जो तासीर है उसमें स्वीकार ही नहीं हुए। वो क्षेत्र है, हाँ, कुछ इलाकों में। हाँ, और उनको भी अपनी राजनीति की तासीर बदलनी पड़ी ना। आखिर जो धर्म के विरोधी थे उनको विवेकानंद, शंकराचार्य, सबको आगे लानी पड़ा ना कम्युनिस्ट पार्टी को। उनको पूंजीवाद को स्वीकार करना ही पड़ा ना वहाँ पर, उनकी अपनी सरकार की नीतियों में, चाहे ज्योति बसु हो, चाहे आज के पिन नहीं, हाँ, तो उनको स्वीकार करना ही पड़ा उसको, पूंजीवाद को। तो उनको अपने आप को बदलना पड़ा। आज जैसे बीजेपी है तो बीजेपी की पहचान हिंदुत्व की पहचान है। अब जैसे अमित शाह जाके और कश्मीर में बोलते हैं कि हम 2 सिलेंडर देंगे ईद पे, या वहाँ के मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे, तो मुसलमान तो वोट दिया ही नहीं, मुसलमानों ने वोट तो दिया ही नहीं वहाँ। हिंदू के अंदर भी भ्रम पैदा हो गया, कह रही है क्या है। सही बात है। ये बात समझने की, आपकी जो पहचान है, आप उस पहचान से मुंह मोड़ेंगे तो समस्या खड़ी हो जाती है। कश्मीर में तो जनता ने नकार ही दिया। नहीं, कश्मीर में तो नकार नहीं था मुसलमानों को, ठीक, वो ऐसे भी नकारना ही था। हाँ, तो वो तो कभी आप 370 का तो विरोध ही रहा वहाँ। जिन पार्टियों ने कहा कि मैं धारा 370 का समर्थन करूंगा और धारा 370 हटाऊंगा सत्ता में आने के बाद, उसी पार्टी की वहाँ सत्ता हुई। 370 तो जनता, मतलब नहीं, जनता की इच्छा से 370 नहीं हटाया, नहीं, मैं जबरन हटाया गया। मेरी बात समझिए आप, मेरा मुद्दा दूसरा है अभी समझने का। बीजेपी की पहचान क्या है? बॉर्डर एरिया नहीं, आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखिए मेरी बात, ध्यान गौर करो, एक मिनट, मुद्दे को समझो। आपकी जो पहचान है, आप उस पहचान को जब बदलने की कोशिश करेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, नुकसान होगा आपको।
बीजेपी की पहचान क्या है? राष्ट्रवाद की पहचान है। और राष्ट्रवाद में धार्मिक आधार पर किसी को सुविधा देना कि आप इस धर्म के इसलिए आपको सिलेंडर मिलेगा, ये राष्ट्रवाद के खिलाफ है। जनता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आप इस धर्म के इसलिए आरक्षण मिलेगा, गुजरों बकरवालों को दिया ना उनने वहां पर मुसलमानों में, तो ये जनता को नहीं आता है पसंद। बीजेपी को में से को स्वीकार नहीं करेंगे लोग वो करने के लिए। तो वहां पर ये समस्या खड़ी होती है। इसलिए हिंदुत्व की लड़ाई के लिए जनता ने बीजेपी को यदि पसंद किया है और यदि बीजेपी उससे हटती है तो समस्या खड़ी होगी हमेशा। होना ही है। बीजेपी पार्टी से हमारी पार्टी को कहाँ विभेद हो रहा है? मैं इस पर थोड़ा, बीजेपी पार्टी का जो सिद्धांत है, उसका जो दायरा है, जो काम है, और मैं भी कुछ काम लेके चला हूँ, दोनों में भिन्नता कहाँ मिल रही है? ठीक है, अब अभी अपन तो एक बता दिए, अभी तो बताए हैं जस्ट अच्छा बता। कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है और उन्होंने मुसलमानों के हक के लिए जम्मू कश्मीर में बोल दिया था। हाँ? क्यों मुसलमान को सपोर्ट किया? अब बता। इसी जनता के बीच में स्वीकारी कब होती है? अपना मुद्दा एक ही है, और कब वो पार्टी जनता की नज़रों से और उतरना शुरू हो जाती है। ये एक बेसिक समझने की चीज़ है, क्योंकि अपनी पार्टी अभी नई पार्टी है, तो जनता में स्वीकार्य ये पार्टी कैसे होगी, ये समझने की बात है। जैसे हम इंदौर में हैं, जून के महीने में वहाँ बहुत गर्मी थी, चुनाव अभियान अपना चल रहा था, लोकसभा चुनाव था। उसके पहले हम लोग जा रहे थे और हम लोगों ने कटे हुए पेड़ देखे, हमने उन पर बैनर लगाए अपने, ये बैनर चुनाव के, उनके ठूठ खड़े हुए थे। मेरे पास एक फ़ोन आया परिचित का, बीजेपी के नेता का, कि भाई साहब यहाँ पर इतनी गर्मी है और ये पेड़ कट रहे हैं यहाँ पे, उन्हीं पेड़ों के बारे में, तो आप इसके लिए करो। मैंने कहा तुम साथ दो हमारा। बोले आप जानते हो कि बीजेपी की सरकार है और मैं सरकार का योजना है, स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट है ये, तो मैं विरोध नहीं कर सकता, मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ शहर का। मैंने कहा तुम नहीं करोगे तो आंदोलन कैसे होगा, तुम वहाँ रहते हो, हमारी तो कोई पार्टी की वहाँ वजूद नहीं। बोले मैं पहचान करा दूंगा आपकी 2-4 लोगों से स्थानीय। ठीक है, हम गए मिलने, हमने आंदोलन शुरू किया, पेड़ बचाओ आंदोलन। एक छोटा सा इलाका था वो, तो बहुत गर्मी थी, इंदौर में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी इस साल। तो उस आंदोलन को, जनहित पार्टी का आंदोलन था, इतनी सफलता मिली कि पूरी शहर में वो चर्चा का विषय बन गया। उसमें हजारों लोग नहीं आए, उस मोहल्ले के भी लोग नहीं आए ज़्यादा, हम 50 लोगों ने, 100 लोगों ने आंदोलन किया, वो पार्टी के लोगों ने आंदोलन बहुत अच्छे से किया। तो जनता परेशान है गर्मी से, और हमने पेड़ बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। पूरे शहर में चर्चा हो गई कि जनहित पार्टी पेड़ बचाने के लिए काम कर रही है। आज कोई दूसरा भी आंदोलन कर रहा है, पर्यावरण प्रेमी मंच बन गया, उसमें हम सब साथ में शामिल हैं, पर उसमें जब बात होगी तो यार जनहित पार्टी वालों ने चलाया है ये आंदोलन। तो एक समय पे एक मुद्दे पर हमने, जबकि वो मोहल्ला पूरे शहर का वो नहीं था कि पूरे शहर का मुद्दा हो, वो तो एक मोहल्ले का था, पर चूंकि पेड़ तो पूरे शहर में कट रहे हैं, गर्मी पूरे शहर को लग रही है, पानी की समस्या पूरे शहर में है, तो पूरा शहर जब गर्मी से परेशान है और ऐसे समय में पेड़ों का, हरियाली का मुद्दा लेके कोई आता है कि तपती गर्मी में पेड़ जो छाया देते हैं वही खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेगा। जनता को एकदम समझ में आया और इंदौर में जनहित पार्टी की पहचान हरियाली को बचाने के लिए बन गई। हमने नशे का भी आंदोलन चलाया, पर नशे के मामले में हमारी पहचान नहीं बनी, वो भी बहुत ताकत से चलाया था अपन ने। अभी हम शिक्षा का भी चला रहे हैं, पर गर्मी में जब हमने पेड़ बचाओ आंदोलन चलाया, मतलब आज हमारे लिए कहना कठिन है कि किस समय कौन से आंदोलन को जनता पकड़ लेगी, आज हम नहीं कह सकते, ये हमको तो करते रहना पड़ेगा। तो हमारी पहचान हो गई, हमारे पास बहुत लोग आए, मीडिया वालों को भी समझ में आया, एकदम से वो हमारी न्यूज़ पकड़ते हैं, हमारी हरियाली की न्यूज़ जरूर देंगे वो। तो ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए तो उसकी जनता में स्वीकार्यता बनेगी, वो तभी बनेगी जब जनता की किसी गंभीर समस्या को, जिस समय उसको गंभीर समस्या है, उसको लेकर पूरी ताकत से आप खड़े हो जाएंगे। आप 10,000 का आंदोलन करेंगे जरूरी नहीं है, पर उस समय जब कोई कुछ नहीं कर रहा है और जनता उससे परेशान और आप खड़े हो जाओगे, तो फिर वो आप उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाओगे। इसलिए राजनीति मतलब जनता के हितों की लड़ाई है, किसी भी प्रकार के हित हो, मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता,
मुद्दों पे मतभेद हो सकता है हमारा, चाहे वो जाति का हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैं जातिवाद नहीं होना चाहिए राजनीति में, धर्म का मुद्दा नहीं होना चाहिए राजनीति में, पर यदि धार्मिक आधार पर एक धर्म के लोगों को विशेष महत्व दिया जाएगा राजनीति में सत्ता के द्वारा, तो दूसरी अपने आप धर्म का मुद्दा बन जाएगा राजनीति में। तो बीजेपी के लिए जगह अपने आप बनेगी यदि कांग्रेस करेगी मुस्लिम वोटों की राजनीति। तो ऐसा ही यदि आप जाति की राजनीति, यदि जाति को यहाँ परेशानी है समाज में, वो एक फैक्ट है, जाति एक यथार्थ है, तो जाति के आधार पर आदमी से यदि समाज में भेदभाव होता है तो जाति अपने आप मुद्दा बन जाएगी। मैं कहूँगा कि मेरे आने से आपके ऊपर जाति के आधार पर जो भेदभाव है वो दूर होगा, मैं आपको यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका दूंगा, तो जाति का मुद्दा बन जाएगा। वो सही है कि गलत है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, पर वो जाति का मुद्दा क्यों बना? क्योंकि भारतीय समाज में जाति नाम की एक व्यवस्था जो थी पहले, वो बुराई बन गई, सामाजिक स्तर पर भेदभाव हो गया। जब सामाजिक स्तर पर भेदभाव बन गया तो वो फिर राजनीति में एक मुद्दा बन गया, और उस समाज के लोगों को लगा कि हमारी जाति को यदि इससे मुक्त होना है तो हमको इनको लाना पड़ेगा, ये एक उसके कारण बना। तो कोई भी एक रियल मुद्दा होता है, हमारी कोई कमजोरी होती है समाज की, उसको लेकर कोई खड़ा होता है तो उसको वहाँ पर चांस मिल जाता है, चाहे वो ट्राइबल का मुद्दा हो, चाहे हरिजनों का मुद्दा हो, बहुजन समाज पार्टी ने उठाया, और चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, बीजेपी ने उठाया। तो ये पार्टियों के साथ में जो जनता खड़ी होती है वो समझने की चीज़ है कि वो क्यों खड़ी होती है, कि आपके साथ जहाँ पर भी अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, सत्ता उसमें कारण है, वहाँ पर आप उसकी आवाज़ उठा दो। वो सही है मुद्दा गलत है इसमें अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना, तो उन्होंने गलत उठाया कि सही उठाया, अभी तो ये कह रहा हूँ कि जनता जुड़ती क्यों है। तो आम आदमी पार्टी ने शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और एक झटके में उन्होंने बोल दिया कि आपकी हमेशा की जरूरत बिजली पानी हम आपको फ्री दे देंगे। मतलब उसकी जो सफलता थी चुनाव की, उसमें यह भी बड़ा फैक्टर था कि उसने बोल दिया बिजली पानी दिल्ली में फ्री कर देंगे। तो जनता को उसकी जो अड़चनें हैं, उन अड़चनों में उनकी जो आज की वास्तविक अड़चनें हैं, उसमें आप उसके लिए जब संघर्ष करते दिखोगे तो फिर वो आपके साथ जुड़ती है। हमारे अपने मुद्दे अलग हो सकते हैं, मैं चाहूँगा कि ऐसा समाज होना चाहिए, उसमें फिर ये मुद्दे मैं सामने लाऊंगा, वो हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो नशे का हो और चाहे किसानों के दाम का हो, चाहे वो बाहर लिखा है अंबानी अडानी को और स्थानीय उद्योग व्यापार का हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा हो। आपके मुद्दे हो सकते हैं अलग अलग कि देश के लिए, समाज के लिए इन मुद्दों पर काम की जरूरत है, ये आपका सोच होगा आज पार्टी के लोगों का। पर जनता के लिए मुद्दा नंबर 1 पे क्या है आज? जनता आपके साथ तब जुड़ेगी जब उसकी सबसे नंबर 1 के मुद्दे पर आप लड़ते हुए दिखोगे। आने के बाद आप सारे मुद्दों पे काम कर लेना, पर जनता आज आपके साथ तब जुड़ेगी जब उसका सबसे अड़चन का जो काम है आज, उस अड़चन के काम में आप खड़े हो जाओगे। मेरी बात समझ गए ना? उसके काम में आप लड़ते हुए दिखोगे उसके लिए, बस तो फिर वो चर्चा का विषय आएगा, हाँ यार ये लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं। वो व्यक्ति भी होती है, पार्टी भी होती है, दोनों दिखने प्रतीक बन जाते हैं उसके। तो वो एक प्रतीक बनते हैं वो उस चीज़ के, और उन प्रतीकों के आधार पर वो प्रतिनिधि बनते हैं, और आगे चल के उससे फिर वो उनके लिए बाकी काम करने में भी आराम हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी जब राम मंदिर के लिए हिंदू हितों की प्रतीक बनी, वो सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद हम बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। 370 पे तो उस समय लोगों ने अपने को वोट नहीं दिया था, राम के नाम पे वोट दिया था, पर हमने 370 भी कर दी। आज हम समान नागरिक भी ला सकते हैं कानून आगे चल के। तो आपके बहुत सारे एजेंडे आप कर सकते हैं पूरे, पर यदि आपकी आर्थिक नीतियों से, बात समझना मेरे को, मैंने हिंदुत्व के आधार पर आपका साथ दिया है श्रीमान जी, आपकी पार्टी का साथ दिया है, आप उस पर काम भी कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि उस मुद्दे के कारण मैं जिंदगी भर आपके साथ जुड़ा रहूं। आज मेरी आपके साथ रहते रहते, आपकी सरकार के रहते मेरी आर्थिक समस्याएं बढ़ गई। मैं भ्रष्टाचार से परेशान हूं, मैं बेरोजगारी से परेशान हूं, मैं शिक्षा में जो लूट है, कोई भी एक बात हो सकती है, 2 बातें हो सकती है, मैं परेशान हूं। तब हिंदुत्ववादी होने के बाद भी मैं आपके खिलाफ वोट करूंगा, क्योंकि आज आप हिंदुत्ववादी हैं,
राम का आपने कर दिया होगा, कश्मीर का कर दिया होगा, पर मेरी रोजमर्रे की जिंदगी आपने मुश्किल कर दी। राम का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी रोज की घर गृहस्थी में मुश्किल कर दो। तो इसलिए किसी भी पार्टी को ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसके जीवन की, मनुष्य हमारी जनता की जिंदगी में कोई बड़ी अड़चन ना आ जाए, और आ गई है तो अपोजिशन का काम है उसको लेके खड़े हो जाओ। बात समझ गए ना? तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि कांग्रेस आज़ादी की प्रतिनिधि थी, पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार और उसके परिवारवाद से लोगों का उससे मन उछटा। उसकी खास हिंदू विरोधी जो नीतियाँ थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की, उससे जनता को नाराज़गी हुई और उसने बीजेपी को चुन लिया। अब बीजेपी की जो नीतियाँ हैं आज की इतने सालों की सरकार में, लोगों ने देखा कि भ्रष्टाचार में कोई फर्क नहीं है नीचे से ऊपर तक। दूसरा, पैसे वाले, ये कभी नहीं हुआ देश में इतना ज़्यादा जितना अभी हुआ है कि पैसे वाले बहुत तेज़ी से पैसे बना रहे हैं, अब तो बढ़ गया है। और आम आदमी की आर्थिक दिक्कतें बहुत तेज़ी से बढ़ गई। ये बात मतलब ये चीज़ एक समझने की बात है कि भ्रष्टाचार में तो कोई फर्क नहीं ला पाया आप। भ्रष्टाचार तो वैसे ही का वैसा है नीचे से ऊपर तक। और आम आदमी की जो जिंदगी है, भाई फर्क देख रहा हूँ ना मैं, भाई पूरा देश में दिक्कत होगी आर्थिक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अड़चन में, ये भी अड़चन में, इनने मजे मार रहे हैं और हम दिक्कत में आ गए। ये मजे क्यों मार रहे हैं? तो समाज का एक तबका जो पैसे वाला है वो पैसे बनाए जा रहा है, और एक तबका है उसको दिक्कत है, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है उसको काम की दिक्कत है, जो काम कर रहा है उसको सही वेतन नहीं मिल रहा है, जो वेतन मिल रहा है उससे मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसके इलाज, उसका खर्चा ही नहीं चल पा रहा है, इतना महंगा हो गया सब कुछ। तो ये जो समस्या खड़ी होती है आदमी की ज़िंदगी की, तो वो समस्या फिर बदलाव के लिए जगह बनाती है। तो जैसे जनहित पार्टी है, जनहित पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के जो बाहरी मुद्दे हैं, चाहे अयोध्या का हो, चाहे 370 का हो, चाहे समान कानून का हो, चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण, इस मामले में एक है। पर फर्क क्या है? आज जो आदमी की सबसे बड़ी शिकायत है बीजेपी के राज में भी, वो भ्रष्टाचार और उसकी आर्थिक नीतियाँ, जिन आर्थिक नीतियों ने असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। आज की बीजेपी बन गई है धन्ना सेठों की पक्षधर पार्टी, वो प्रतीक बन गई। अब अडानी अंबानी उसके दो नाम आ जाते हैं, पर ये सवाल केवल उन दोनों का नहीं है, सवाल उन 1 लाख लोगों का है पूरे देश के, जो बनाए जा रहे हैं पैसे, बनाए जा रहे हैं पैसे। सर वो आज नहीं बनी, वो तो सब दिन से पूंजीपतियों का ही पार्टी। ठीक है, तो जैसे भी हो, पर बनी होगी वो पहले से, पर आज लोगों में वो चीज़, उसका रोष है। हाँ, लोगों के वो समझ में आ गई है, आज वो अंतर समझ में आ गया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को जो दिक्कतें आने लगी हैं कि उसकी जो विश्वसनीयता है वो कटघरे में इसलिए आती है कि भ्रष्टाचार में रत्ती मात्र फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पर आर्थिक मामलों में लोगों की जिंदगी की दिक्कतें बढ़ गई हैं। हाँ, ये बात है। हाँ, तो वो उसके कारण जो जगह पैदा होती है उसका लाभ लेने के लिए दूसरी पार्टियां अपने यहाँ तैयार हैं। जनहित पार्टी का कहना यह है कि किसी भी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी को जगह नहीं मिलना चाहिए बीजेपी की कमियों के कारण। बीजेपी की कमियों के कारण आज देश में पक्ष और विपक्ष दोनों राष्ट्रवादी होना चाहिए, ये जनहित पार्टी का कहना है। इसलिए बीजेपी की कमियां तो हैं, और उन कमियों के कारण कांग्रेस को या शिबू सोरेन की पार्टी को मौका मिले या दूसरी पार्टियों को, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय विचारों का एक विकल्प देश में होना चाहिए, इसलिए जनहित पार्टी बनी है। और आज आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप जनता के मुद्दों पर लड़ने वाले एक ईमानदार दल के समूह के रूप में आप अपने आप को पेश करें, क्योंकि जनता की वो जरूरत है। नहीं तो विकल्पहीनता के अभाव में जनता इनसे नाराज होगी तो उसी के पास जाना पड़ेगा। बोलते ना सांपनाथ नहीं तो नागनाथ के पास जाना पड़ेगा। क्यों मैंने क्लियर कर, छोटे में हमने मुद्दे की बात बता दी। इसमें चुनौती एकमात्र ही है कि भ्रष्टाचार के पैसे से राजनीति होती है, इसलिए जो भी सरकार में आता है वो जैसे आता है। मेरे समझ से जब ये शुरुआत आपके द्वारा किया गया तभी हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। पार्टी का उस समय ये पार्टी तो थी नहीं, उस समय हित रक्षा, भारत हित रक्षा बात जो हम उतारना चाहते हैं, आपको तो पार्टी के रूप में उसको जगह देनी ही पड़ेगी। वो जगह कब बनेगी? जब आप उसके लिए
लड़ते हुए उसके बीच में रहेंगे।